वेलकम टू द डे 7 ऑफ दिस सीरीज, जहां पर मैं डिस्कस कर रही हूं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में कौन से रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है और कौन से रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं अबाउट सीकेडी स्टेज 5T यानी कि ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट जब हो जाता है किसी भी मरीज का, तो उसकी डाइटरी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको समझने के लिए ट्रांसप्लांट के बाद के फेजेस को दो फेज में डिवाइड किया जाता है, विद इन द फर्स्ट 2 मंथ्स एंड देन आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ्स। विद इन द फर्स्ट 2 मंथ्स सारे ही मरीजों को प्रोटीन्स जो है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो यानी कि जितना वो डायलिसिस पर खा रहे थे लगभग उतना ही प्रोटीन्स उनको खाने की ज़रूरत होती है हर एक मील में, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो, डिनर हो, हर एक मील में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ नमक, तो नमक डिपेंड करता है कई बार कि पोस्ट ट्रांसप्लांट आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि पानी आपको बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, इसके चलते नमक भी आपको कई बार ज़्यादा लग सकता है। तो इसी के साथ साथ व्हाट अबाउट पोटेशियम एंड फास्फोरस। सो पोटेशियम, यदि अगर आपकी किडनीज बहुत अच्छे से काम कर रही है तो पोटेशियम लिमिटेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर आफ्टर ट्रांसप्लांट ना फास्फोरस लिमिटेशन की ज़रूरत होती है ना पोटेशियम की, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरीजों में कुछ ऐसी जो मेडिसिन दी जाती है उनके चलते उनका पोटेशियम बढ़ने लग जाता है, और अगर ये कुछ हद तक बढ़ता है तभी आपको डाइटरी पोटेशियम लिमिट करने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। नाउ व्हाट अबाउट द डाइट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। तो उसके बाद वो नॉर्मल इंसान के जैसे बिल्कुल नॉर्मल मात्रा में प्रोटीन्स खा सकते हैं, नॉर्मल मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस भी ले सकते हैं। तो ये तो थी ट्रांसप्लांट के बाद की जानकारी। अब इस सीरीज में मैंने टोटली क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 ट्रांसप्लांट तक सारी चीज़ें डिस्कस करी है। तो प्लीज़ अगर किसी भी व्यक्ति को इस सीरीज की ज़रूरत हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरा नाम है डॉक्टर रचना रसानी, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।